जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की 50 डेज़ की क्रैश कोर्स सीरीज़ चली थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज़ में हम हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे, साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे। आज इस सीरीज़ की दूसरी क्लास है और पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। आज की क्लास में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके कोई डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले संख्या पद्धति, जिसे आप बोलते हो नंबर सिस्टम। आपके जो ये पीडीएफ होगी या नोट्स होंगे, ये बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, और बाकी चीज़ें मैं आपको दोनों में समझाता हुआ चलूँगा। देखो, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, जिसमें आपको नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिसे आप बोलते हो नेचुरल नंबर। देखो, क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, क्या होती है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन भी संख्याओं को आप गिन सकते हो, वो सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैंने कहा ये कितनी उंगलियां हैं, तो आप बोलोगे 5। कैसे? 1 2 3 4 5। मैंने आपको एक एक रुपए के 10 सिक्के दिए, मैंने कहा आप इन्हें गिन सकते हो, तो आपने बोला बिल्कुल गिन सकता हूं, तो आपने गिन के बता दिए। तो वो सारी संख्याएं जिन्हें आप गिन सकते हो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। इसके बाद आपके पास होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिसे आप बोलते हो होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या है। यहाँ आपके पास डेफिनेशन लिखी है, इसको आप पीडीएफ से देख सकते हो। जैसे वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्याएं, तो जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी मिला दिया जाता है तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5। उसके बाद आपके पास होती है पूर्णांक, जिसे आप बोलते हो, इंग्लिश में से कहा जाता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? आपके पास एक संख्या रेखा दे दी जाती है और इस संख्या रेखा पर बीच में क्या होता है? बीच में होता है 0, और इसके राइट साइड होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अब ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपके सिलेबस में इसलिए हम पढ़ लेते हैं। इस तरफ होता है +1 +2 +3 +4, और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, और बीच में होता है 0। और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आती है सम संख्याएं, इवन नंबर। वे संख्याएं जिनसे 2 का भाग चले जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10, मतलब जिस भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है वो सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएगी? सम संख्याएं। आगे आपके पास होता है विषम संख्याएं। क्या होती है विषम संख्याएं? जिसमें 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है वो सारी विषम संख्याएं होती है। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सारी क्या है? आपकी विषम संख्याएं हैं और नंबर्स हैं। आगे आपके पास होता है अभाज्य संख्याएं। देखो, अभाज्य संख्याएं वही संख्या होती है जो खुद से और 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1 and itself, divisible by 1 and itself is called prime numbers। हमेशा याद रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्यों होता है? क्या बोल रहा है वो? कि खुद से और 1 से विभाजित होनी चाहिए तभी वो प्राइम नंबर होगा, मतलब उसके 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। जैसे मैं 2 की बात करूं तो 2 आप बोलेंगे 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। इसके अलावा 2 आता है कहीं? नहीं आता। मैंने कहा 3 के कितने फैक्टर बन सकते हैं, तो आप बोलेंगे 1 3 जा 3 हो सकता है
और 3 1 जा 3 हो सकता है। मैंने कहा 5, तो आपने बोला 1 5 जा 5 होगा और 5 1 जा 5 होगा। मैंने बोला 7, तो आपने बोला 1 7 जा 7 और 7 1 जा 7। इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, प्राइम नंबर। 2 3 5 7, आगे क्या होगा 11। 9 क्यों नहीं हो सकता? 9 इसीलिए नहीं हो सकता कि 1 9 जा 9, 9 1 जा 9 और 3 9 जा 9। कितने? 3 फैक्टर हमें मिल रहे हैं, तो 9 नहीं हो सकता। 13 17 ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। हमेशा याद रखना कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। एज इट इज क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको सीधा याद रखना है 25 अभाज्य संख्या होती है। आगे आपके पास होता है परिमेय और अपरिमेय, जिसे आप बोलते हो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। बट q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि q 0 हो जाएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी, है ना, अनंत चली जाएगी। तो q कभी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, 2/3 4/5, ये सारी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय की बात करूं तो जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, वो सारी अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। जैसे √2, √3, √5। नोट करके लिख देना कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। सवाल आता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो, एक होता है आपके पास जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। देखो, किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है ना, वो कभी नहीं बदलता। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है 2 3 5 7 में 3 का जो है फेस वैल्यू क्या होगी, जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। जैसे मैंने लिखा 4 6 7 8 में 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। मैंने लिखा 2 5 9 8 में 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। मैंने लिखा 5 6 2 4 3 9 में 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान वही होगा, 6 ही होगा। अगला है आपके पास स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसका स्थानीय मान कहलाता है। कैसे? जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2 3 4 5, मुझे बताओ 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो, इसे आप इकाई का अंक बोलते हो वंस, इसे दहाई टेंस, इसे सैकड़ा 100, इसे 1000, इकाई दाई सैकड़ा 1000, इस तरह से। तो इकाई के अंक में, वंस के अंक में 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 1 जा 5। ये 5 क्या आ गया? इसका स्थानीय मान आ गया। इकाई के बाद दहाई, वंस के बाद टेंस, तो 4 में कितने की मल्टीप्लाई कर दो? टेंस की मल्टीप्लाई कर दो, 4 10 जा 40। 4 का स्थायी मान फेस वैल्यू क्या आ गया? 40 आ गया। 3 की मैं पूछूं तो इकाई दहाई और उसके बाद सैकड़ा, वंस टेंस 100, तो 100 की मल्टीप्लाई, 300 क्या आ गया? इसका स्थायी मान आ गया, फेस वैल्यू आ गई। मैंने सिंपल सा लिखा 4 5 6 7 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 5 में कितने की मल्टीप्लाई कर दो? 5 में 100 की मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो? इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा है तो सैकड़े की मल्टीप्लाई, वंस टेंस 100, 100 की पोजीशन में आ रहा है तो 100 की मल्टीप्लाई, 5 × 100 500। जैसे मैंने लिखा 2 6 7 8 9 में 6 का स्थायी मान क्या होगा, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप देखोगे वंस टेंस 100, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1000, तो 6 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1000। इकाई दाई सैकड़ा 1000, 1000 आ रहा है तो 1000 की मल्टीप्लाई, तो 6000 इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे अगला सवाल आपका आर्मी जीडी 18 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में पूछा गया था कि 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होता है। तो वैल्यू थी 32975। इसमें क्या पूछा था? 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो पहले मैं स्थानीय मान निकाल देता हूँ। स्थानीय मान कैसे निकलेगा? इकाई और दहाई, स्थानीय मान 7 × 10
वंस टेंस, 10 की मल्टीप्लाई, तो 70 इसका क्या आ गया, स्थानीय मान आ गया। और जातीय मान मैंने अभी आपको बताया जो कभी नहीं बदलता, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही रहेगा। तो 70 - 7 कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 63। बस इतना करना था, आपके पास राइट आंसर रहता भाई। आगे आपके पास कुछ फॉर्मूले होते हैं संख्या पद्धति के। पहला फॉर्मूला है पहले n तक की प्रकट संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। पहले n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। ये जो 2 है वो हट जाता है। आगे आपके पास पहले n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं जो नंबर आपको दिया रहता है। आगे है n तक की प्रकट संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। और इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना था। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 10 प्रकट संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो पहले मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूं कि बेसिक से कैसे चलते। अगर आपसे पहले 10 प्रकट संख्याएं पूछ रही है और उनका पूछ रहा है योग ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, योग, तो पहले 10 प्रकट संख्याएं लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इनका क्या पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है, तो योग कर लो। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 होता है आपके पास 28, 28 और 8 28, 8 8 16, 36, 36 और 9 देखो 36 और 10 होता है 46, एक कम कर दो 45, और 45 और 10 होता है आपके पास 55। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीके से था कि मैंने नंबर लिखे और उनको ऐड कर दिया। अब फॉर्मूला मुझे पता है कि फॉर्मूला होता है n+1/2। अब कितनी संख्या की बात कर रहा है, 10 संख्याओं की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो जहां जहां n है वहां क्या पुट कर लूंगा, वहां मैं 10 पुट कर लूंगा। देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे 10 इंटू, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता और ब्रैकेट रहता है वहां पे मल्टीप्लाई होता है। n की वैल्यू कितनी है, 10 + 1/2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 10 और 1 कितना होता है, 11। तो 10 × 11/2, 2 से काटा, 2 5 = 10, 11 5 55 आपके पास राइट आंसर रह रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी बोलो हाँ या ना। अरे कोई दिक्कत परेशानी, चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। पहली 50 प्रकट संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो पहली 50 संख्या लिखना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि हमें टाइम लग जाएगा। मुश्किल तो नहीं है बट टाइम लग जाएगा। पर हमें जब सीधा सीधा फॉर्मूला पता है कि n+1/2 फॉर्मूला होता है, और जहां मुझे n की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50, तो जहां n है वहां क्या रख दूंगा मैं, 50 पुट कर दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 50 ब्रैकेट के अंदर 50 + 1/2, 2 से काटा 2 25 बार, क्या बच गया 25, मल्टीप्लाई 50 और 1 51, मल्टीप्लाई कर लो, 25 से कम 25, कैरी हो गया 2, 25 पंजे, तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125, और 125 और 2 कितना होता है 127। 1275 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1275 ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। आगे क्या कह रहा है कि पहले 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। किन संख्याओं का, सम संख्या है। अब इवन नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जिन भी संख्याओं में 2 का भाग चले जाता है वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती है, इवन नंबर्स होते हैं। मैंने इवन नंबर लिखे, 10 इवन नंबर लिखने हैं मुझे पहले, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए 10। अब इनका योग करना है तो योग कर लो सीधा सीधा। कैसे, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 2 42, 42 और 14 तो 42 और 10 होता है 52, और 52 और 4 56, 56 और 16 56 और 10 होता है 66, और 6 जोड़ दो, 6 और 6 12, कैरी हो गया 1, 6 और 1 7 72, 72 और 18 8 और 2 10, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9,
90, 90 और 20 110, इन सब संख्याओं का सम आ गया। ये तो हमने किससे निकाला, बेसिक से निकाला, हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। बट इतना भी करने की क्यों आवश्यकता है जब हमें फॉर्मूला पता है? बोलो, जब जीटी डिफेंस एकेडमी वाले सर ने हमें फॉर्मूला बता रखा है, लिखा रखा है, तो हम उससे निकालेंगे। कैसे? यहाँ देखो, n प्लस 1, बोलो हाँ या ना। और n की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10, बोलो n जहाँ है वहाँ क्या रख दोगे, 10, और 10 प्लस 1 कितना, 11, और 10 इंटू कितना, 11, 10 से गुणा करोगे 11 को, कितना आएगा, 110। बोलो हाँ या ना। कहानी समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए फिर अगला सवाल करो। पहले 20 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला बता रखा है n प्लस 1, और n की वैल्यू दे रखी है 20। अगर n की वैल्यू 20 दे रखी है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट कर दूंगा, 20 पुट कर दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, यहाँ क्या आ जाएगा 20 प्लस 1, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 21 कर दो भाई, 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी कितना होता है 42, एक जीरो बचा है उसको लगा दो, 420। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो कितना सिंपल है ना। और मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं भाई। पहले 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहले 5 विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, है ना। तो पहली 5 विषम संख्याएं क्या होंगी? तो आप बोलोगे सर 1, 3, 5, 7 और 9, यही होगी। बोलो होगी नहीं होगी? यही इनका सम पूछ रहा है। तो 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 7 18 और 7 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 राइट आंसर रहेगा। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। फॉर्मूला मुझे पता है कि विषम संख्या की बात करेगा तो उस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, उस नंबर का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, सिंपल है। अगला सवाल, पहले 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो विषम संख्या है तो उस नंबर का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, सिंपल सा है। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए भाई, पहले 5 प्रकर संख्याओं के वर्गों का योग, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। क्यों कर लेना? ये किसी शिफ्ट में आया था, एग्जैक्ट शिफ्ट तो मुझे याद नहीं आ रही, बट किसी शिफ्ट में आया था। अब देखो, पहले मैं वही बेसिक तरीका आपको समझाऊंगा। क्या? पहले 5 प्रकर संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। पहली 5 संख्याएं लिखो, 1, 2, 3, 4 और 5, ये संख्याएं होती हैं। इनके वर्गों का योग बोल रहा है। वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम पूछ रहा है मेरे से। यही पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा? एक का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। सिंपल है। मैंने कहा 16 4 होता है 20 और 9 और 1 होता है 10। 20 और 10 30 हो गया, 30 और 20 50 और 5 55। बेसिक तरीके से तो आ गया 55। दूसरा मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देखो, मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखाए थे, स्क्रीनशॉट ले लेते आप उसका। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 किसका फॉर्मूला है? ये वर्गों का योग का फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? n की वैल्यू दे रखी है 5। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 आ जाएगा। तो 5 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 6। ये हो गया 5 इंटू 5 और 1 6 इंटू 5 दूनी 10 और 1 11 अपॉन 6। 6 से 6 कट गया, 11 पंजे कितना आ गया? 55। तो आंसर क्या आएगा? वही आएगा भाई। आंसर क्या आएगा? वही आएगा 55, 55। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बट फॉर्मूले से क्या होता है, आंसर जल्दी निकल जाते हैं। अगला सवाल, प्रथम 10 प्रकर संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो n की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर n की वैल्यू है 10। फॉर्मूला क्या बताया? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला बताए।
वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। n की वैल्यू 10 है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 पुट कर दो, 10 + 1, ठीक है, 2 × 10 + 1 अपॉन 6, 10 × 10 और 1 कितना होता है 11 × 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन 6, काट दो, 3 दूनी 6, 3 सते 21। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब फिर काटो 2 से कितनी बार, 2 पंजे 10, क्या बच गया 5 × 11 × 7 मेरे पास बच गया। इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे होता है 55 और 55 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, ठीक है, 5 सते 35, ठीक है, कैरी हो गया 3, 5 सते 35 और 3 38, 385। देखो 55 से मल्टीप्लाई करनी है 7 की, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 5 जा 35 और 3 38, 385 ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना? अरे बोला कोई दिक्कत होनी च नहीं होनी, समझा मानी च, समझा मानू च तब और दोस्तों दगड़ जरूर शेयर किया, ठीक च। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन जो है रिलेशन के पेपर में आया था यारो, लैंसडाउन में पूछा गया था रिलेशन के पेपर में। सवाल कह रहा है कि 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्या में एक अंक का प्रयोग कितनी बार हुआ है, मतलब 1 से 100 तक गिनती में 1 का इस्तेमाल कितनी बार किया गया, 1 का यूज़ कितनी बार किया गया। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो 1 देखो, एक तो इस सीरीज़ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद होता है 10 में, फिर 11 में होता है, 12 में होता है, 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ तक होता है। उसके बाद इस 11 1 से लेकर इधर तक की पूरी सीरीज़ में 21 31 41 51 61 71 81 91 और 92 ... 100 में होता है अगला। अब इनको क्या करना था, सिंपल गिन लेना था। गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कितनी बार प्रयोग हुआ है 1 का? 21 बार। किसी भी संख्या का लगभग 21 बार ही प्रयोग होता है भाई, पूरे 1 से लेके 100 तक। शून्य क्या है? तो 0 क्या है? एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, अभी हमने आगे पढ़ा था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कहीं कहीं स्टूडेंट इसका 1 लगा देते हैं, कहीं कहीं 0 लगा देते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 में टिक मार देना। क्यों? 2 ही गुणनखंड उसके होते हैं, खुद से और 2 से वो विभाजित होनी चाहिए। 0 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 0 to 100? मैंने क्या बताया कितनी होती है? 25 होती है। 25 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखो, इकाई का अंक पूछ रहा है। संख्या का पहला अंक ही इकाई का होता है, यूनिट डिजिट उसे ही कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 3 4, तो इसे क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। पहला अंक क्या होता है? इकाई का अंक। ठीक है, पहला अंक ही क्या होता है? इकाई का अंक। मैंने लिखा 3 4 6, तो ये पहला अंक ही क्या है? इकाई का अंक है, जिसे आप बोलते हो यूनिट डिजिट। अब जैसे मैंने 2 की मल्टीप्लाई 6 से की, तो आप बोलोगे 6 दूनी आता है मेरे पास 12, तो इकाई का सिर्फ पहला अंक यूनिट डिजिट होगा, तो 6 दूनी 12 कर रहे होंगे तो 2 इसका इकाई का अंक होगा। मैंने लिखा 22 × 12, तो आप बोल रहे होंगे कि 12 दूनी 24, 4 इकाई का अंक होगा। आपको क्या करना है? पहली वाली संख्या से पहली वाली संख्या को गुणा कर देना है, जो संख्या आएगी वो इकाई का अंक होगा। 4 दूनी 8, तो 8 क्या होगा? इकाई का अंक। ऑप्शन सी आपके पास आंसर रहेगा। मैंने कहा 82 × 6 5 9, 9 2 जा, आपने बोला 18, इकाई का पहला अंक क्या होगा? इकाई का पहला अंक ही यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। जैसे यहाँ आपने बोला 4 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 8 चौको 32, 32 में क्या लोगे? पहला अंक लोगे, यही पहला अंक क्या होगा? इकाई का अंक होगा। ऑप्शन 2 आपके पास राइट आंसर रहेगा। मैंने कहा 4 2 9 × 6 2, तो 9 दूनी, तो आप बोलेंगे 18, इकाई का अंक कौन सा होगा? पहला वाला अंक। मैंने लिखा 6 4 9 8 × 2 9
7 4। मैंने कहा 8 चौको कितना होता है, आपने बोला 32। तो इकाई का पहला अंक ही क्या होगा, इकाई का अंक होगा। संख्या का पहला अंक बोलो, ठीक है। अगला सवाल 6075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो 6075 में किसका पूछ रहा है, 7 का। स्थानीय मान स्थान के साथ साथ बदलता रहता है, ये इकाई 5 का क्या होगा, 5 एकम 5, बट 5 का हमें पूछ नहीं रहा है, हमें 7 का पूछ रहा है। तो 7 इंटू कितना कर लेंगे 10, 7 दशा की 70, 70 क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान कभी नहीं बदलता, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। तो 70 माइनस 7 कर रहे होंगे, 70 में से 7 गया, 63 आपके पास राइट आंसर रहेगा। आगे 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा या जोड़फल क्या होगा। सिंपल है, मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप बोलोगे सर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। क्या होती है, 99। मैंने कहा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप बोलोगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, क्योंकि 10 से पहले जाओगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में कितने अंक होते हैं, एक ही अंक होता है। इनका योगफल कितना होगा, तो आप बोलोगे 9 का 9 और 9 और 1 10, 109 होगा। तो ये मैंने 2 अंक इसीलिए लिए हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हम निकालेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, लार्जेस्ट नंबर होगा 4 9। कितने 9, 4 9, 9999। अगर इससे आगे जाओगे ना तो कितना आ जाएगा, बोलो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इससे एक नंबर आगे जाओगे तो कितना नंबर आएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। ठीक है, 4 अंकों की क्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी। इससे पहले जाओगे तो 3 9 आ जाएंगे, उसमें 3 ही अंक होंगे, और इनका योग पूछ रहा है तो योग कर लो। 9 में 0 जोड़ोगे 9 ही आएगा, 9 में 0 जोड़ोगे 9 ही आएगा, 9 में 0 जोड़ोगे 9 ही आएगा, और 9 में 1 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, 10,999। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 है और गुणनफल 72 है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो इक्वेशन बना के, दूसरा बाय ऑप्शन मेथड। ठीक है, पहले मैं आपको इसका सिंपल मेथड है भाई, बाय ऑप्शन मेथड। इक्वेशन में आप फंस जाओगे और इक्वेशन बहुत लंबी हो जाएगी। आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं और ऑप्शन में बोल रहा है कि मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका योग करके कितना है, जिनका योग करके आए, योग मतलब सम 17, और इनका गुणनफल प्रोडक्ट कितना हो, गुणनफल कितना हो, गुणनफल हो 72। ऐसे 2 नंबर चाहिए। तो जब मुझे ऑप्शन पता है तो मैं ऑप्शन से क्यों ना करूं, मैं इक्वेशन बना के क्यों फंसूं। मैंने इन दोनों को ऐड किया, 7 और 10 होता है 17। ठीक है, योग 17 आ रहा है, और मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 10 7 70 होता है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, बट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करूंगा। मैंने ऑप्शन बी चेक किया, 6 12 और 6 होता है 18, बट हमें सम कितना चाहिए, 17 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर मैंने 8 और 9 को जोड़ा, तो 8 और 9 कितना होता है, तो 8 और 9 17 होता है, और 8 9 में कितना होता है 72। बिल्कुल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 8 और 9 ऐसे 2 नंबर होंगे जिनका सम तो 17 आएगा और उनका प्रोडक्ट गुणनफल 72 आएगा। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप बाय ऑप्शन मेथड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा आपको। देखो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, जो चीज़ें आसान हो सकती है तो उसमें हम इक्वेशन क्यों बनाएं, है ना। आगे कह रहा है 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसको योग करके 24 आए और गुणनफल करके 143 आए। मतलब सम कितना आना चाहिए, तो योग आना चाहिए 24, सम आना चाहिए 24, और गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, गुणनफल कितना आना चाहिए, तो गुणनफल आना चाहिए 143, प्लस करके इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। चलिए बाय ऑप्शन मेथड चेक कर लेते हैं। देखो इसको आपने गुणा किया, पहले प्लस कर दो, पहले क्या करो प्लस, क्योंकि प्लस करना आसान होता है ना। सोलह और 8 कितना होता है, तो 16 और 8 होता है 16 4 20 4 24। ठीक है, योग तो आ गया। 16 8 कितना होता है, 8 छके 48, कैरी हो गया 4, 8 एकम 8 और 4 12, 126 होता है। चाहिए कितना, 143, नहीं हो सकता। 12 और 12 कितना होता है 24,
12 बरांकी कितना होता है 144, चाहिए कितना 143, नहीं हो सकता। फिर हमने इसको क्या किया, प्लस किया, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, प्लस करके तो कितना आ गया 24 आ गया, प्लस करके कितना आ गया 24। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 13 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से, 11 3 33, कैरी हो गया 3, 11 एकम 11 और 3, 11 और 3, 3 और 1 4, 1 का 1, 143। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि इनको जोड़ के आ रहा है 24 और गुणा करके आ रहा है 143। यही तो चाहिए, जोड़ के चाहिए 24 और गुणा करके चाहिए 143। अगला सवाल क्या कह रहा है सवाल, देखो सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 6 जोड़ा जाए तो हमें 30 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा सवाल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, माना संख्या क्या है x है, लेट्स द नंबर इज x। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं में नहीं बहना है, माना संख्या क्या है x है। अब इस संख्या को 2 गुना कर दे तो संख्या थी x, अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए तो संख्या हो जाएगी 2x। फिर इसमें 6 जोड़ा जा रहा है तो इसमें 6 जोड़ दो, और क्या प्राप्त हो रहा है 30 प्राप्त हो रहा है। 6 जोड़ने पर 30 हमें मिल रहा है। ये 6 कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, कल की क्लास में पढ़ा था, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस 6, 2x इक्वल टू 30 में से 6 गया, आपके पास आएगा 24। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, तो यहाँ से आप क्या कह रहे होंगे, यहाँ से आप कह रहे होंगे x इक्वल टू आ जाएगा 24/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी, बहुत सिंपल सा सवाल। ठीक है, 12 आपके पास राइट आंसर रहेगा। पहले क्या करो, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो पहले स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, तब देखो कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आगे, यदि किसी अंक को 2 गुना किया जाए और उसमें 5 जोड़ा जाता है तो 6 प्राप्त होता है। किसी संख्या है x और इस x को 2 गुना कर रहे हैं, तो 2 गुना मतलब 2x, और उसमें कितना जोड़ा जाए, उसमें 5 जोड़ने पर क्या अंक प्राप्त होता है, 6 प्राप्त हो रहा है। ये 5 इधर चले जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2x इक्वल टू 6 माइनस 5, 2x इक्वल टू 6 में से 5 गया तो आप बोलेंगे 1, और x के साथ जो यहाँ 2 वैल्यू होगी ये कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 1/2 आ गया। 1/2 ऑप्शन में नहीं है तो काटो भाई, एक 0 बढ़ा दो, पॉइंट लगा दो, 2 पंजे 10, 0.5 है, 0.5 ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर लगेगा। वैसे भी जब इससे आपने 1/2 कर दिया था तो ये आधा ही था, आधा मतलब 0.5 होता है। अगला सवाल, यदि किसी संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें 5 घटाने पर परिणाम 49 आता है, 49 आता है, संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या को 2 गुना किया जाए, कोई संख्या थी x, उसको 2 गुना कर दिया और उसमें 5 घटा दिया, घटाना मतलब 5, इक्वल टू प्राप्त संख्या 49 आती है। अब ये 5 यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कैसे, कल की क्लास में बताया था। 2x इक्वल टू 49 प्लस 5, 49 और 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 54 होता है। 2x इक्वल टू 54, अरे 49 और 5 ऐसे भी नहीं आ रहा तो ऐसे लिखो, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है। तो ये 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54/2, काट दो भाई, 2 दूनी 4, 1 कैरी हो गया, 2 सते 14, 27। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो ये नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई डाउट हो, हेल्पलाइन नंबर है ही। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हो GT डिफेंस एकेडमी के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।